गुड गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टाइम होमवर्क दिया था ना। सिर्फ मंडे से नहीं शुरू हो रही है, उसके अगले मंडे से शुरू होगी। एक वीक हम लोग देखेंगे पहले, उसके अगले मंडे से शुरू करेंगे फिर। बच्चों लास्ट टाइम जो होमवर्क दिया था वो कंप्लीट कर लिया है? हाँ मतलब एमटी के बाद ही शुरू होगी, एमटी के बाद। हाँ एमटी अभी ऑनलाइन ही होगी। हाँ वो टाइपिंग कर रहा था कुछ, उसकी आवाज आ रही होगी। ये क्या क्या बकवास की बातें तुम लोग सुनते रहते हो। चलो डाउट बताना शुरू करो। साक्षी अभी बताओ ना जो भी। ये इन टेक्स्ट वन में बताओ क्या डाउट है। इलस्ट्रेशन 5। 4 भी है। इलस्ट्रेशन 4 देखो बच्चों। एक मिनट रुकना बच्चों। अच्छा इलस्ट्रेशन 4 नहीं है, इलस्ट्रेशन 5। 5 देख लो। देखो इलस्ट्रेशन 5 में क्या है,
In the situation shown in the figure, block of weight W is suspended from a spring. ना ये हमने एक ब्लॉक लिया है जिसका वेट W है ना, डायरेक्ट mg की वैल्यू दी है W और उसको हमने एक स्ट्रिंग से ऐसे सस्पेंड किया है। यहाँ पे एक ये पुली लगी है ना, पुली समझते होगे सब लोग ना, ऐसे डिस्क टाइप होती है। तो ये देखो यहाँ पे पुली है, और ऐसे स्ट्रिंग ले जा करके हमने यहाँ पे सीलिंग से कनेक्ट कर दिया ना, यहाँ पे सॉरी ये वॉल है उस पे कनेक्ट कर दिया ना, वॉल पे। तो हमें अब निकालना है कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली ना। और ये देखो ये कोई रॉड लगा होगा, यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं लगी रह सकती ना, ये अगर स्ट्रिंग रहेगी तो ये गिर जाएगा ना। यहाँ पे कोई रॉड होगा, इसको क्लैंप बोला जा रहा है। तो ये क्लैंप इस पे कितना फोर्स लगा रहा है पुली पे, हमें वो निकालना है। समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? क्वेश्चन सबको क्लियर है ना? एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक रॉड पे एक पुली लगी है और ये रॉड यहाँ पे वॉल पे अटैच है। तो हाँ, रॉड मासलेस हो या कैसा भी उससे फर्क नहीं पड़ता ना। तो अब देखो हम यहाँ पर अगर इस वेट को देखें तो इस वेट में क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे। नीचे को इसका वेट लग रहा है इस ब्लॉक पे, और ऊपर को यहाँ पे टेंशन, मान लो टेंशन कुछ टी है तो ऊपर को टेंशन लग रहा होगा। तो अगर हम वेट का ये ब्लॉक का एफबीडी बनाए तो इस पे नीचे को वेट और ऊपर को टेंशन, और ये अपनी जगह इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब स्ट्रिंग में टेंशन कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए, स्ट्रिंग में टेंशन वेट के बराबर होना चाहिए। और ये पूरी एक मासलेस स्ट्रिंग है ना, ये पूरी मासलेस स्ट्रिंग है। तो मासलेस स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन कितना होता है, मासलेस स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन सेम होता है। तो इसका मतलब यहाँ हर पॉइंट पे टेंशन टी होगा। और स्ट्रिंग क्या करती है, स्ट्रिंग क्या करती है, उससे जो भी चीजें कनेक्टेड रहती हैं उनको वो अपनी तरफ खींचती है ना, पुलिंग नेचर का फोर्स लगाती है टेंशन की वजह से। तो वो यहाँ वॉल पे क्या कर रही होगी, ये स्ट्रिंग जो है ये वॉल को क्या कर रही होगी, अपनी तरफ खींच रही होगी ना। तो वॉल पे इधर को फोर्स लगा रही होगी टी, पुली पे क्या कर रही होगी, ये वाली जो स्ट्रिंग होगी यहाँ से यहाँ तक की जो इतनी स्ट्रिंग है, ये इस एंड पे इधर खींच रही होगी और इस एंड पे इधर खींच रही होगी ना। ऐसे ये वाली जो स्ट्रिंग है नीचे वाले एंड पे ऊपर को और ऊपर वाले एंड पे पुली को नीचे को खींच रही होगी। जो भी उसके कांटेक्ट में आएगा स्ट्रिंग उस पे फोर्स लगाएगी ना। तो यहाँ पे ऐसे लगा रही होगी और यहाँ पे ऐसे, ये पुली पे ऐसे फोर्स लगता है ना। ये एक पहली बार था तो आपको नहीं आइडिया था, अब आप याद कर लो ना कि ऐसे फोर्स लगता है पुली पे। यहाँ पे स्ट्रिंग ऐसे और ऐसे लगा रही, समझो बच्चों। और क्लैंप जो है पुली पे हमें नहीं पता कितना फोर्स लगा रहा है, तो हमने मान लिया कि कुछ अभी एफ फोर्स लगा रहा है, कुछ एफ फोर्स लगा रहा है मान लो। और किधर को लगा रहा है वो भी अभी नहीं पता, हमने रैंडम। अब देखो यहाँ पर पुली मासलेस है, अगर कोई चीज मासलेस होगी तो उस पर नेट फोर्स हमेशा कितना आएगा, अगर कोई चीज मासलेस होगी तो उस पर नेट फोर्स हमेशा कितना आएगा, जीरो। अब पुली पे देखो क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं पुली पर, एक तो इधर को टेंशन टी लग रहा है, एक इधर को टेंशन टी लग रहा है, और कुछ क्लैंप की तरफ से फोर्स लग रहा है, वो हमें पता नहीं है। क्लैंप वाला फोर्स अभी बनाता हूँ ना। तो इन दोनों फोर्स का सम कितना आएगा, अगर ये दोनों फोर्स 90 डिग्री पे लग रहे हैं ना, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, तो दोनों टी का नेट कितना आएगा, दोनों टी का बच्चों नेट कितना हो जाएगा, टी√2 ना। इन दोनों का नेट इधर को लग रहा होगा और वैल्यू कितनी आएगी, √2t। अब अगर आपको नेट फोर्स जीरो चाहिए तो क्लैंप को कितना फोर्स लगाना चाहिए,
अगर आपको पुली पे नेट फोर्स 0 चाहिए, टेंशन का फोर्स है √2t, तो क्लैंप को अपोजिट में इतना ही फोर्स लगाना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्लैंप जो होगा वो पुली पे अपोजिट में कुछ F लगा रहा होगा, और F की वैल्यू कितनी होगी, √2t ना, और √2t, t की वैल्यू कितनी बोलोगे, W। ठीक है बच्चों, ये नोट करो, मैं 1 मिनट आया। हो गया बच्चों ये नोट। इलस्ट्रेशन 6 देखो। इलस्ट्रेशन 6 अभी ये क्रिस बोल रहा है ना, वो एक बार कर लेते हैं। इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन है ना। देखो ये सबको याद है ना कि इंक्लाइन प्लेन पर ब्लॉक का जो वेट रहेगा वो कैसे लगेगा, अगर ये इंक्लाइन प्लेन है। ये एक अगर इंक्लाइन प्लेन है और इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो उसका जो वेट रहता है, वेट के कंपोनेंट निकालना याद है सभी को। ये अगर एंगल थीटा रहता था, तो यहाँ पे जो हम लाइन ड्रॉ करते थे, ये एंगल भी थीटा आता था। तो वेट का इधर कंपोनेंट आता था mg cos थीटा, और इधर आता था mg sin थीटा। ये याद है बच्चों, या ये समझाना है किसी को। ना कोई भी अगर वेक्टर है, जैसे ये वेक्टर है mg, और इसका इस लाइन के साथ एंगल जो बन रहा है वो थीटा बन रहा है, तो जिस लाइन के साथ थीटा एंगल होगा उधर को कॉस आएगा, और उसके परपेंडिकुलर में साइन आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे यही यूज करना है। यहाँ पे बोला गया कि एक इंक्लाइन प्लेन है, रिजॉल्व करना पहले भी इंक्लाइन प्लेन पे सिखाया हुआ है ना। तो अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, दो ब्लॉक हैं, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी।
ये दोनों कनेक्टेड है और रेस्ट पर है। और ब्लॉक ए का जो वेट है वो दिया हुआ है, वेट ऑफ ब्लॉक ए इज 10 न्यूटन। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन इन स्ट्रिंग निकालना है और वेट ऑफ ब्लॉक बी निकालना है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इस ब्लॉक ए का वेट जो है उसको रिजॉल्व करें, वेट उसका नीचे को ऐसे लग रहा होगा, तो उसको आप जब कंपोनेंट बनाओगे तो क्या आ जाएगा, इधर को साइन आता है ना, इधर आ जाएगा वेट इंटू साइन थीटा। थीटा कितना होगा, ये 30 डिग्री, और इधर आ जाएगा वेट इंटू कॉस 30। तो ये जो इधर वाला वेट है उसको कौन संभाल रहा होगा, जो ये अपोजिट में टेंशन लग रहा है वही संभाल रहा होगा ना, तभी ये रेस्ट पे है ना। और जो इधर को वेट लग रहा है उसको यहाँ ग्राउंड इंक्लाइन प्लेन से नॉर्मल आ रहा होगा, वो संभाल रहा होगा। समझो बच्चों, अगर हम ए का एफबीडी बनाए, ए का केवल एफबीडी बनाए, तो ए पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, इधर को डब्ल्यू ए कॉस 30, ऊपर को इंक्लाइन प्लेन से नॉर्मल, नीचे को वेट ए साइन 30, और इधर को टेंशन। और ये वेट ए रेस्ट पर है ना, तो हम बोल सकते हैं कि टेंशन जो होगा वो डब्ल्यू ए साइन 30 से बैलेंस होगा। बच्चों यहाँ तक क्लियर है क्या? तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं T इक्वल टू डब्ल्यू ए साइन 30। साइन 30 की वैल्यू डाल दो, डब्ल्यू ए की भी वैल्यू डाल दो, साइन 30 की भी वैल्यू डाल दो। डब्ल्यू ए की वैल्यू है 10 न्यूटन, साइन 30 के 1/2, तो ये आ जाएगा 5 न्यूटन। टेंशन हमारा 5 न्यूटन आ गया। अब अगर हम बी का एफबीडी बनाएंगे, तो बी पे क्या लग रहा होगा, इसका वेट नीचे को लग रहा होगा, बी का वेट, और ऊपर को स्ट्रिंग का टेंशन। टेंशन तो पूरी स्ट्रिंग में सेम होगा ना, मासलेस स्ट्रिंग है, लाइट स्ट्रिंग है, तो उसके हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। तो जो यहाँ टेंशन है वही पूरे यहाँ तक होगा। तो यहाँ पे टेंशन टी की वैल्यू हमें पता है, तो अब हम बोल सकते हैं ये भी रेस्ट पे है ना, दोनों रेस्ट पर है ना, तो इसका मतलब ये टी बराबर होगा डब्ल्यू बी के। तो हम बोल सकते हैं कि डब्ल्यू बी इज इक्वल टू टी, टी मतलब 5 न्यूटन। समझ आया इलस्ट्रेशन 6? नेक्स्ट बताओ। हाँ, अगर मास नहीं दिया तो मासलेस ही कंसीडर करो। इंटेक्स्ट 4 का, इंटेक्स का 4, 1 का 4, इंटेक्स 1 का 4 देखो, फोर में देखो क्या है, फोर में बोला गया है अ डॉग इज स्टैंडिंग इन द बेड ऑफ अ पिकअप ट्रक। कोई पिकअप ट्रक है, और इसके ऊपर कोई डॉग स्टैंड खड़ा है। The bed is coated with ice, causing the force of friction between dog and truck to be zero। और यहाँ पे आइस है ऊपर, इसकी वजह से फ्रिक्शन जो है जीरो हो गया है। ट्रक इज इनिशियली एट रेस्ट, देन एक्सेलरेट टू राइट मूविंग अलोंग द फ्लैट रोड। पहले वो रेस्ट पे था, फिर इधर को एक्सेलरेट करने लग गया।
डॉग इस पे है, as seen from the stationary observer watching the truck move to the right। ना अब यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, वो ट्रक को देख रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे, देखो इनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जब ट्रक आगे जाना शुरू होगा, जब ट्रक आगे जाना शुरू होगा तो क्या होगा, इस पे क्या क्या फोर्स लगेंगे, डॉग पे, डॉग का वेट नीचे को, ऊपर को नॉर्मल, और क्या यहाँ पे कोई फ्रिक्शन लगेगा, डॉग पे कोई फ्रिक्शन लगेगा, बच्चों डॉग पे कोई फ्रिक्शन लगेगा, नहीं लगेगा। अगर डॉग पे कोई फ्रिक्शन लगता है तो वो किधर को लगता है, सरफेस के लॉन्ग लगता है ना। डॉग जो है ऐसे खड़ा है, इस पे फ्रिक्शन ही है जो इस सरफेस के लॉन्ग फोर्स लगा सकता है और इसको ले जा सकता है। नॉर्मल तो ऊपर को लग रहा है, mg नीचे को लग रहा है। वो उसकी पोजीशन पे होगा जब तक बैक को ना टच करें। तो यहाँ तक बच्चों क्लियर है ना। तो जब ये ट्रक चलना शुरू करेगा तो इनके बीच में डॉग पे तो कोई हॉरिजॉन्टल में फोर्स नहीं है ना, तो डॉग क्या हॉरिजॉन्टल में कभी भी चल सकता है, यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल में आगे बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है ना, क्योंकि इधर बढ़ने के लिए इधर को फोर्स चाहिए, इधर को फोर्स कौन दे सकता था, फ्रिक्शन दे सकता था, बट फ्रिक्शन है ही नहीं है ना, तो बस इसका वर्टिकल में फोर्स ऐसे बैलेंस रहेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल में ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो ट्रक का जो फ्लोर होगा वो इसके पैर के नीचे से स्लिप होके निकलता जाएगा, ये डॉग अपनी जगह ही खड़ा रहेगा। तो यहाँ पे कोई आंसर क्या हो जाएगा, डज नॉट मूव लेफ्ट और राइट बट द बैक ऑफ द ट्रक मूव्स टुवर्ड्स द डॉग। ना बैक ऑफ द ट्रक, जो बैक ऑफ ट्रक होगा मतलब ये कुछ ऐसा मान लो इसका बैक है, तो ये ट्रक की तरफ आ रहा होगा। मूव्स टू द राइट, ये नहीं, बी भी नहीं होगा, मूव टू द राइट नहीं होगा, मूव टू द लेफ्ट ये भी नहीं होगा, ए ऑप्शन सही है ना। बच्चों समझ आ रहा है, ए ऑप्शन सही होगा। ट्रक का बैक जो होगा वो डॉग की तरफ आ रहा होगा, डॉग बस अपनी जगह खड़ा रहेगा ना। ये फ्रिक्शन पड़ने के बाद ये आपको और इजी लगेगा, फ्रिक्शन नहीं पड़ा इसलिए थोड़ा अभी आपको लग रहा होगा कि कैसे फोर्स लग रहा है, कैसे डॉग नहीं चला। इंटेक्स 1 का 6, 10th तो यार अभी जाने दो, 10th में फ्रिक्शन का यूज है, 10th वाला फ्रिक्शन पढ़ने के बाद कर लेना, या देखता हूँ अभी बता ही देता हूँ, थोड़ा उसमें फ्रिक्शन का यूज हो जाएगा, ठीक है फिर भी बता ही देता हूँ। 6 देखो, इंटेक्स 6 में क्या है, अ सैटेलाइट इज इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, व्हिच वन फील्स द ग्रेटर फोर्स, सैटेलाइट बिकॉज अर्थ इज सो मच मोर मैसिव, अर्थ बिकॉज, देखो भाई जैसे ये अर्थ है और ये सैटेलाइट है, ये अर्थ के अराउंड ऐसे घूम रहा होता है, तो सैटेलाइट और अर्थ के बीच में जो फोर्स है, अर्थ इसको अपने मास की वजह से इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा, सैटेलाइट अर्थ को इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा, इनके बीच में फोर्स कितना लग रहा होगा, अगर ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस r है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो फोर्स कितना लग रहा होगा, g m1 m2 बाई r स्क्वायर। ये फोर्स कौन लगाता है, बड़ा वाला छोटे वाले पे या छोटा वाला बड़े वाले पे या दोनों एक दूसरे पे, दो बॉडी है m1 m2 मास के, तो वो दोनों के बीच का ये फोर्स है ना, जी m1 m2 बाई r स्क्वायर, तो दोनों लगा रहे हैं ना, इसमें ऐसा तो है नहीं कि अर्थ इस पे ज्यादा लगाएगा और ये इस पे कम लगाएगा, ये दोनों के बीच का फोर्स है ना, एक्शन रिएक्शन हमेशा होता है, अर्थ जितना फोर्स इस पे लगाएगा अंदर को, रिएक्शन में सैटेलाइट भी उतना ही फोर्स इस पे लगाएगा बाहर को ना, तो दोनों पे सेम फोर्स लगेगा, तो कौन ग्रेटर फोर्स लगा रहा है ऐसा नहीं है ना।
तो सी ऑप्शन होगा, अर्थ एंड सैटेलाइट फील्स एग्जैक्टली द सेम फोर्स। एक्शन रिएक्शन, ऐसा नहीं हो सकता कि एक बॉडी दूसरी बॉडी पे ज्यादा फोर्स लगाए और दूसरी पहले पे कम लगाए, दोनों हमेशा सेम लगाएंगे। नेक्स्ट बताओ। इंटेक्स वन का 5, इंटेक्स वन का 5 देखो। फाइव में देखो क्या है, टू ब्लॉक्स ए एंड बी। हाँ वही मैं भी सोचा था, सारे ही बताना था, इतना डिस्कस क्या ही करना। टू ब्लॉक्स ए एंड बी आर बीइंग पुल्ड टू द राइट। यार एक्चुअली में ये इन टेक्स्ट वन में क्वेश्चन का सेटिंग थोड़ा सही नहीं है, ये सब आगे भी पढ़ने के बाद होते तो थोड़ा अच्छा रहता। टू ब्लॉक्स A and B are being pulled to the right along the horizontal force 100 Newton. Both of them are moving together at a constant velocity of 2 meter per second to the right, and both weight are same. देखो यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे वही है, इसमें भी फ्रिक्शन आ गया ना, तो ये बच्चों अभी छोड़ दो ना, फ्रिक्शन होने के बाद ही करते हैं ना, फ्रिक्शन होने के बाद करेंगे अभी। उस पर लिख दो, फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे लिख के रख दो कि फ्रिक्शन, ताकि जब फ्रिक्शन पढ़ लें तब कर लेंगे, फ्रिक्शन होने के बाद आप खुद ही कर लोगे इसको। नेक्स्ट बताओ। टेंथ पे भी फ्रिक्शन लिख के छोड़ दो ना, टेंथ वाला सम जो है वो भी फ्रिक्शन का ही है, उस पे भी फ्रिक्शन लिख के छोड़ दो, उसके बाद ही देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। You are in a train traveling on a horizontal track and notice that a piece of luggage starts to slide directly towards the front of the train. From this observation, you can conclude that this train is, देखो ये बोला जा रहा है, ये कोई ट्रेन है ना, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है, कोई लगेज है, ट्रेन इधर को जा रहा है ना, ट्रेन मान लो अभी v वेलोसिटी से जा रहा है, तो ये भी कितने से जा रहा होगा, v से। फिर आपने अचानक से देखा कि ये आगे कोई स्लाइड होने लगा, तो ये कब हो पाएगा, अगर देखो ट्रेन अपनी वेलोसिटी कम करने लग जाए, इसकी वेलोसिटी v और इसकी v से कम होने लग जाए, तो ये क्या होगा, ट्रेन के रिस्पेक्ट में फास्ट चलने लग जाएगा ना। बात समझो बच्चों, अगर दोनों का शुरू में v था, फिर अगर ये ट्रेन ब्रेक लगाने लग जाए, तो ट्रेन की तो स्पीड कम होने लग गई, लेकिन इसकी अब भी v है, तो ये आगे बढ़ने लगेगा, फिर ट्रेन फ्रिक्शन लगाएगा और इसको रोकने लग जाएगा, तो ये भी फ्रिक्शन का यूज हो जाएगा यहाँ पे भी ना। तो इसका मतलब है कि अगर ये आगे जा रहा है, मतलब ट्रेन स्लो हो रहा है ना, समझो बच्चों, यहाँ पे ट्रेन की स्पीड जो है वो कम हो रही है, मतलब ट्रेन पीछे को, ट्रेन जो है वो रिटार्ड कर रहा है, तब ऐसा हो पाएगा, स्लोइंग डाउन। नेक्स्ट। समझ आ गया ना 7 बच्चों।
हाँ करो एक्सेलरेशन। सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। सर इधर हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो ट्रेन का एक्सेलरेशन है जो यहाँ पे माइनस में जा रहा है वो लगेज में कैरी नहीं हुआ, तो फिर इसीलिए लगेज आगे जा रहा है जबकि ट्रेन स्लो हो रही है। हाँ बोल सकते हो कि अभी एक्सेलरेशन कैरी नहीं हुआ तो ये आगे गया। अब जैसे ये आगे जाएगा फिर यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह लगेगा और वो लगेज को रोक लेगा फिर। हाँ लेकिन इस इंस्टेंट के लिए चीज बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन कैरी नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट है नाइन्थ। नाइन्थ में देखो क्या है, बुक इज लाइन। इनर्शिया भी बोल सकते हैं कि ये अपने इनर्शिया की वजह से अब भी आगे जा रहा है और ट्रेन रुकने लग गया तो इसलिए ये आगे जाता दिखेगा। उसने पूछा था कि ट्रेन ने जब ब्रेक लगाया तो ये एक्सेलरेशन इसमें कैरी नहीं हुआ, इसकी वेलोसिटी अब भी है तो इसलिए ये रुका नहीं लेकिन ये रुकने लग गया तो इसलिए ये आगे जा रहा है। श्रेयस समझ आया वो क्या पूछ रहा था? नाइन्थ हो गया है। नाइन्थ में तो 180 एंगल हो जाएगा ना, नीचे mg है और ऊपर को नॉर्मल फोर्स है तो दो वेक्टर अगर अपोजिट में होंगे तो समझ लो बच्चों ना। नाइन्थ में एक बुक रखा है टेबल पे, इसका वेट नीचे को mg ऊपर को नॉर्मल, तो ये एंगल कितना होगा? नहीं अच्छा इंक्लाइन प्लेन है, ओके ओके इंक्लाइन प्लेन है बच्चों यहाँ पर। इंक्लाइन प्लेन तो बताइए ये आपको कैसे सॉल्व करते हैं इंक्लाइन प्लेन, ये कर देते हैं। मान लो ये कोई हमारा इंक्लाइन प्लेन है और इस पे कोई बुक रखा हुआ है, ऐसे बुक रखा है तो mg तो ऐसे लग रहा होगा और नॉर्मल किधर को लग रहा होगा, इंक्लाइन प्लेन से 90 डिग्री पर ना इधर को। तो आपको ये वाला एंगल बताना है कितना होगा, नॉर्मल और mg के बीच का एंगल। और आपको ये पता है कि अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड कर दूं तो ये एंगल कितना आएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना आता है, समझो बच्चों। ये थीटा आता है, ये कई बार पीछे भी सॉल्व कराया है ये थीटा निकालना। तो ये एंगल कितना हो जाएगा पूरा 180 माइनस थीटा ना, पूरा ये 180 है तो थीटा कम कर देंगे। नेक्स्ट बताओ। 10th पे फ्रिक्शन लिख के छोड़ दो ना। हाँ श्रवणी बताया ना, वो बताना था ना कि कब से ऑफलाइन होगा, तो एमटी के बाद से ऑफलाइन करेंगे ना। टाइमिंग नॉर्मली आपका ऐसे ही रहेगा, सुबह 8 से 10 केमिस्ट्री रहेगा और फिर उसके बाद 12:30 से 4:30 तक 2 ऑफलाइन क्लास होंगे, एमटी ऑनलाइन होगी। 2 मिनट रुकना बच्चों। अभी 2 बैच बनेंगे, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। तो हाँ केमिस्ट्री के कुछ दिनों में हो जाएगी, अभी 2-3 वीक तो ऐसे चलेगा, 2-3 वीक बाद केमिस्ट्री भी ऑफलाइन कर देंगे।
तो नहीं क्रिस, अभी 2 ही बैच रहेंगे ना 11th में। SJ सर ऐसे तुम लोग के साथ बातें बना रहे हैं, उनको बोलो सर सच बोलो। हाँ PTM तो ऑफलाइन ही होगी यार। टाइमिंग हम देखो ऑफ, जब ऑफलाइन हो रहा होगा MT के बाद तभी डिस्कस करेंगे। अभी पढ़ाने दो मुझे। हाँ पुणे में ही है वो, पुणे में। नेक्स्ट बच्चों, इसमें इलुस्ट्रेशन 10, 11, 10 तो नहीं दिया था ना? ठीक है, तो चलो हम लोग अब आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ MT के बाद PTM होगी। नहीं आयुष, ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं नासिक में रहने के बाद भी अभी आएंगे नहीं ऑनलाइन के लिए। सेकेंड वेव के बाद बहुत लोग हिल चुके हैं, सब लोग ही इनफैक्ट, बहुत लोग क्या, तो अभी भी कुछ लोग आने को रेडी नहीं होंगे। 12th में भी अभी ऐसा ही हो रहा है, आधे लोग ही आते हैं, आधे लोग घर से ही करते हैं। नासिक के बच्चे हैं तो भी। तो देखो बच्चों, हाँ ठीक है, अच्छा जो आ गए वो तो अच्छी बात है। जो आएंगे दोनों टाइप के हैं, कुछ लोग आने को रेडी है, कुछ लोग नहीं रेडी है, तो दोनों लोगों के लिए ऑप्शन रहेगा। अब देखो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर ये तो वैष्णवी तुम लोग ले लेना पार्टी। विजय सर से पार्टी लेना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट तुम लोग ट्राई करके ले ही लेना। तो नेक्स्ट देखो क्या है। हाँ हाँ यार, थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं, कोर्स थोड़ा सा, मेजर टेस्ट आ गया और ये खत्म करना है ना, बातें फिर हम लोग कर लेंगे, पहले थोड़ा पढ़ाई कर लें। तो देखो बच्चों, अभी हम लोग नेक्स्ट क्या देखने जा रहे हैं। हाँ एक तो देखो ये, एक चीज देखो यहाँ पर, जैसे एक बच्चे ने डाउट पूछा था मुझसे, आपने देखो एक चीज ये देखा कि अगर कोई बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो इसका क्या मतलब होगा। अगर कोई बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ना, अगर कोई बॉडी पे नेट फोर्स 0 है मतलब उसका एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 है इसका मतलब क्या होगा, dv/dt 0 है। डिफरेंशिएशन किसका 0 होता है, कांस्टेंट का। अगर कहीं पर फोर्स 0 है, अगर कहीं पे फोर्स 0 है तो इसका मतलब होगा कि एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर वो कोई बॉडी रेस्ट पर है ना, अगर कोई रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर वो चल रहा है किसी वेलोसिटी से तो उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। समझो, फोर्स 0 का मतलब ये नहीं कि बॉडी हमेशा रेस्ट में ही रहेगी। फोर्स 0 का मतलब होगा कि वो जिस वेलोसिटी से चल रहा है उससे ही चलता रहेगा। अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पे पड़ा रहेगा ना। न्यूटन फर्स्ट लॉ यही है ना कि अगर बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है तो अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, और चल रहा है तो उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। समझ लो बच्चों, आप ये नहीं करोगे कि कोई बॉडी पे फोर्स 0 है तो इसका मतलब ये समझोगे कि वो चलेगा ही नहीं ना। कोई बॉडी पे अगर फोर्स 0 है इसका मतलब वो चलेगा, लेकिन
हाँ वो चलेगा, लेकिन जितनी वेलोसिटी से चल रहा है उससे ही चलता रहेगा। अब एक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग फिर से ये मूविंग वाले क्वेश्चन करेंगे। मूविंग वाले तो हम लोग लास्ट टाइम कर ही रहे थे, एक इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन करना था। सपोज कोई हमने स्फीयर लिया हुआ है और इस पे हम लोग एक एफ फोर्स ऐसे लगा करके इसको वॉल पे प्रेस कर रखा है ना, ये एक स्फीयर है, इसका मास कुछ एम है। तो हमें बताना है यहाँ पे सारे सरफेस स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो हमें बताना है नॉर्मल फोर्स फ्रॉम वॉल कितना आ रहा होगा और नॉर्मल फोर्स फ्रॉम ग्राउंड कितना आ रहा होगा। एफ और एम जी। और देखो ये जो स्फेरिकल बॉडी होती है उस पे हमेशा नॉर्मल कैसे लगता है, जब भी नॉर्मल लगाओगे तो वो उसके सेंटर से जाएगा ना। इसमें यहाँ का नॉर्मल ऐसे सेंटर से जा रहा होगा और यहाँ का नॉर्मल यहाँ पे ऐसे सेंटर से जा रहा होगा। बाकी आप फोर्स बैलेंस कर दोगे, इधर को एफ लग रहा है, इधर को एन डब्ल्यू, ऊपर को एन जी और नीचे को उसका वेट। तो हम लोग वर्टिकल में फोर्स बैलेंस करेंगे तो एम जी आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस करेंगे तो एन डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी, एन डब्ल्यू एफ के बराबर होगा। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी स्फेरिकल बॉडी पे नॉर्मल लगाओगे तो वो हमेशा सेंटर से पास होगा, क्योंकि स्फेरिकल बॉडी में जो भी रेडियस होता है वो हमेशा क्या होता है, सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री पर होता है ना, ये रेडियस वाली लाइन। तो अगर 90 डिग्री पे लाइन आ रही है तो मतलब वो रेडियस वाली लाइन होगी और सेंटर से पास करेगी। ये बात समझो बच्चों, स्फेरिकल बॉडी पे नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। नहीं, ये पॉइंट नोट करके रखो। एफ
ये वाला। यार एमटी का एक मैं नोटिस डलवा देता हूँ, उसमें सारा क्वेश्चन का पैटर्न वगैरह सब लिखवा देता हूँ। नहीं यार, मेरे को ऑपरेशन का तो नहीं कराना है, स्पेक्स के साथ ही ठीक है। मेरा पावर वैसे ज्यादा है भी नहीं, बीजीएम सर को जरूरत भी थी, उनका पावर भी बहुत ज्यादा था। तो अब बच्चों देखो यहाँ पर, थैंक यू बच्चों, थैंक यू इतनी ज्यादा बड़ाई करने के लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। मेरा यार पावर अभी 1 है, बीजीएम सर का 4-5 के रेंज में चलता था, तो उनको जरूरत भी थी करने की। तो देखो बच्चों यहाँ पर अब एक और ऐसे ही इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, ये सपोज हमने कोई एक कंटेनर में 2 स्फीयर ऐसे डाल दिए हैं ना। यहाँ पे इसका मास कुछ मान लो कैपिटल एम है, इसका मास कुछ स्मॉल एम है। तो अब हमें बताना है कि यहाँ पर ग्राउंड से एक नॉर्मल लग रहा होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, वॉल से एक नॉर्मल लग रहा होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ से एक नॉर्मल लग रहा होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, और इनके बीच का कांटेक्ट कितना होगा, उसको मान लेते हैं n4। तो या एक काम करो, केवल एफबीडी बना दो ना, सॉल्व नहीं करते, वो एंगल वगैरह लेके टाइम लगेगा। तो आप बस एफबीडी बना दो। स्फेरिकल बॉडी में फोर्स कैसे लगाते हैं उसकी प्रैक्टिस करनी थी हम लोग को। n1 दोनों स्फीयर का एफबीडी बना दो बस। ड्रॉ एफबीडी ऑफ दोनों स्फीयर का अलग अलग एफबीडी बना दो। क्वेश्चन समझ गए हो बच्चों ना।
हो गया होगा एफबीडी। देखो जो हम बड़े वाले का एफबीडी बनाएंगे, रोज नहीं होगी वैष्णवी, वीक में 4 डेज, 2 दिन छुट्टी रहेगी और 1 दिन टेस्ट होगा। तो अब देखो यहाँ पर बड़े वाले स्पीयर पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो उसका वेट नीचे को लग रहा होगा, प्लस यहाँ ग्राउंड से एक ऊपर को नॉर्मल आ रहा होगा। नॉर्मल हमेशा कहाँ से जाएगा, सेंटर से ना। यहाँ पे इस वॉल से एक नॉर्मल आ रहा होगा, वो भी सेंटर से जाएगा। प्लस ये देख रहे हो ना, ये अपने वेट की वजह से नीचे जाना चाह रहा होगा। जब नीचे जाना चाहेगा तो इसको प्रेस करेगा या नहीं करेगा। इनके बीच में नॉर्मल कब आएगा, जब दोनों लैब से होगी, लैब से। जब ये नीचे आना चाहेगा तो ये दोनों एक दूसरे पे नॉर्मल फोर्स लगाएंगे। नॉर्मल फोर्स हमेशा किधर से जाएगा, इनके सेंटर से। तो यहाँ पे एक इधर को नॉर्मल लग रहा होगा और एक इधर को। तो यहाँ पे एक इधर को सेंटर की तरफ N4 लग रहा होगा। और जब हम स्मॉल m का एफबीडी बनाएंगे, स्मॉल m पे ऐसे नीचे को mg, और यहाँ पे साइड वाले वॉल से, नहीं यहाँ साइड वाले वॉल से एक नॉर्मल N3। सारे नॉर्मल आपको सेंटर से पास कराने हैं। और एक इधर से N4 ना, ये देखो यहाँ पर इधर को एक N4 लग रहा होगा ऐसे, वो इधर सेंटर से जा रहा होगा। तो इधर को एक N4। समझ आ रहा है बच्चों कैसे एफबीडी बना रहे हैं। तो ये स्पेरिकल बॉडी का एफबीडी रह गया था लास्ट टाइम, तो वो कर दिया हम लोग ने। अब हम लोग वापस मोशन ऑफ मूविंग बॉडी देख रहे हैं ना। लास्ट टाइम देखो हमने एक ये क्वेश्चन किया था कि अगर 2 ब्लॉक हैं और उनपे फोर्स लग रहा है तो एक्सीलरेशन निकालना है। अब हम लोग देख रहे हैं अगर एक साथ 3 ब्लॉक रखे हो, मान लो 3 ब्लॉक ऐसे रखे हैं, 1 kg, 2 kg और 3 kg। तो 3 ब्लॉक हैं। इधर से हम लोग फोर्स लगा रहे हैं कुछ 30 न्यूटन का F1, और इधर से फोर्स लगा रहे हैं कुछ 12 न्यूटन का। तो हमें बताना है, ग्राउंड स्मूथ है ना, जब तक फ्रिक्शन वाला टॉपिक नहीं आ जाएगा तब तक ग्राउंड स्मूथ लेंगे। तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, और सेकेंड कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स। हमें ये बताना है कि इनके बीच में कितना कांटेक्ट फोर्स होगा, इनके बीच में कितना कांटेक्ट फोर्स होगा, वो सब निकालना है। हाँ, एक्सेलरेशन तो 3 हो जाएगा। पूरी छुट्टी होगी वो, सारे लेक्चर 4 दिन में होंगे, 2 दिन छुट्टी रहेगी।
एमटी के बाद 4 दिन में 4 दिन लेक्चर होंगे, उसमें एक ऑनलाइन 2 ऑफलाइन, और बाकी 2 दिन आपका होमवर्क करने का टाइम मिलेगा। मंडे ट्यूसडे क्लास, वेडनेसडे छुट्टी, फिर थर्सडे फ्राइडे क्लास, सैटरडे छुट्टी, ऐसे रखेंगे। 2 दिन क्लास फिर 1 दिन छुट्टी। अभी तो नहीं होंगे, जब भी यूनिट टेस्ट आएगा उस टाइम पे उन 2 दिनों में कॉलेज वाले लेक्चर लगेंगे, जब यूनिट टेस्ट आएगा तब। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालने के लिए तो हम तीनों को एक सिस्टम पकड़ सकते हैं ना, तीनों को एक सिस्टम पकड़ के हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। पहले मैं सबका बीडी बना देता हूँ। देखो यहाँ पे 30 न्यूटन वाला फोर्स ज्यादा है, 12 न्यूटन वाला फोर्स कम है, तो ये पूरा सिस्टम किधर चल रहा होगा, इधर को चल रहा होगा ना। 1 वाला जब इधर जाना चाहेगा तो 2 वाला रोकने के लिए अपोजिट में फोर्स लगाएगा ना। हमेशा नॉर्मल फोर्स अवे फ्रॉम बॉडी लगती है। बस आएगी, बस आएगी। कॉलेज का तुम लोग टेंशन नहीं लो, अभी पढ़ाई करो। ये इनके वेट दिए ना, 1 kg 2 kg 3 kg ना, ये इनके वेट है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये अभी लिखना हटा देता हूँ, मुझे को फोर्स का डायरेक्शन बनाना है वहां पर। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब हम ये 1 वाला जैसे चलने को जाएगा तो 2 वाला इसको रोकने के लिए इधर को कुछ मान लो N1 फोर्स लगाया, तो एक्शन रिएक्शन इस पे इधर को N1 लगेगा। और जब 2 वाला इधर चलना चाहेगा तो 3 वाला उस पे अपोजिट में कुछ N2 लगाएगा, तो बदले में इस पे इधर को N2 लगेगा। तो अब इस चीज को मैं थोड़ा डायग्राम में बड़ा करके दिखा देता हूँ। 1 वाले ब्लॉक पे इधर को F1 लगा, तो इधर से एक N1 लगा। फिर एक्शन रिएक्शन 2 वाले ने अगर 1 पे N1 लगाया लेफ्ट में, तो 1 वाला 2 पे राइट में N1 लगाएगा। और जैसे ये 2 वाला राइट को जाना चाहेगा, 3 वाला उस पे अपोजिट में एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा। तो एक्शन रिएक्शन यहाँ पर 2 वाला 3 पर एक इधर को नॉर्मल लगाएगा N2, तो इधर को N2 और इधर से F2 लग रहा है। और यहाँ पे सारा सिस्टम किधर को जा रहा है ना, राइट में जा रहा है। तो एक्सेलरेशन आप सीधे भी निकाल सकते हो, या फिर इक्वेशन लिख के अलग अलग भी कर सकते हो। सारे में यहाँ पर ये इधर को ए से जा रहा है। तो हमारा हो जाएगा F1 माइनस N1 इक्वल टू 1 इंटू ए। यहाँ पर ये इधर को जा रहा है तो ये फोर्स बड़ा है, ये छोटा है। यहाँ पे भी ऐसे ये इधर को जा रहा है तो N1 बड़ा है, N2 छोटा है। यहाँ पे N2 बड़ा है, F2 छोटा है। तो इस हिसाब से सबकी इक्वेशन लिख दो। इनको ऐड करोगे तो सारे इंटरनल फोर्स कट जाते हैं ना। जब पूरे सिस्टम के हर पार्ट की इक्वेशन लिख के ऐड करते हैं तो सारे इंटरनल फोर्स कट जाएंगे। तो अगर आप डायरेक्ट तीनों को सिस्टम लेते हो तो डायरेक्ट ये इक्वेशन आती है। तो ये कितना आ जाएगा, 30 माइनस 12 इक्वल टू 6 इंटू ए। तो इससे ए इक्वल टू आ जाएगा 3। अब ए आ गई है तो ए की वैल्यू पहली इक्वेशन में लिख दो तो N1 आ जाएगा, दूसरी या तीसरी में डाल दो तो N2 आ जाएगा। तो अगर हम फर्स्ट में लिख दे रहे हैं F1 मतलब 30 माइनस N1 इक्वल टू 1 इंटू ए की वैल्यू है 3, तो इससे N1 की वैल्यू आ जाएगी 27। फिर इक्वेशन 3 से N2 माइनस F2 कितना है 12 इक्वल टू 3 इंटू ए कितना है 3, तो N2 आ जा रहा है 12 प्लस 9 21। ठीक है बच्चों, समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ।
क्रिस यहाँ पर हाँ लेट आने पे ऑफलाइन में फाइन रहता है। 10 मिनट तक रिलैक्सेशन है, उसके बाद पीडीएफ तो मैंने सारे सेंड कर दिए हैं ना। आए ही नहीं तो अब ये सब क्लास में ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लास के रूल्स क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ क्लास के बाद भेज दूंगा भाई, क्लास के बाद भेज दूंगा श्रेयस। ठीक है बच्चों, तो सबको क्लियर है ना। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं स्ट्रिंग से अगर कनेक्टेड बॉडीज हैं तो वहां पे हमें तो उस क्लास में वो नहीं आया तो उसको अगली क्लास में पता चल जाएगा कि उसके लिए क्या रूल था। तुम उसकी कोई टेंशन नहीं लो। बच्चों अभी इधर उधर की कोई बातें नहीं, मुझे कोर्स पूरा कराना है, एग्जाम है आप लोगों का। थोड़ी देर पढ़ाई पे फोकस करो सभी लोग। यहाँ पे देखो दो ब्लॉक है M1 M2 और बीच में स्ट्रिंग लगी है और इसको F4 से खींचा जा रहा है। तो आपको बताना है फाइंड पार्ट ए एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स और पार्ट 2 टेंशन इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यहाँ पे मासलेस है ना, जब तक बोला ना जाए तब तक स्ट्रिंग को मासलेस लेके सॉल्व करना है। विनय पे भी फाइन लगा हुआ है क्या? विनय का मुझे याद नहीं, विनय पे कब लगा था। मुझे भी याद नहीं यार, मैं तो श्रावणी से ही पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा वो वाला है क्या? हाँ 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 याद आया याद आया। टैब पे हाँ हैंड रेज कर रहा था ये। मैं भूल गया था कौन था, विनय ही था क्या? श्रेयस का तो फाइन भूल ही नहीं सकते हम लोग, श्रेयस भूलने ही नहीं देता हम लोग। कुछ दिन तक बात ना की जाए तो शायद कोई भूल भी जाए। मुझे याद नहीं यार, मैंने वार्निंग वार्निंग दी थी या फाइन लगाया था।
ये बाकी बच्चे ही बता सकते हैं, जो मेजॉरिटी बोलेगी वही बात सुनी जाएगी। ये अमान तो बोल रहा है कि फाइन ही लगा था। ये बच्चे नहीं है, शरीफ बच्चे नहीं है ये विनय, जो फंसा ही देंगे तुझे। ठीक है, वो जो भी लिखा हुआ है वो हम लोग क्लास में डिसाइड कर लेंगे फाइनल क्या करना है। ये अब हैशटैग आंदोलन चला देगा अंकित। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग, हाँ, सीए की बात सुननी पड़ेगी। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जब ये यहाँ पे हम इस पे फोर्स लगाएंगे, अब इधर उधर की बातें नहीं बच्चों, इसलिए देखो जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे इधर को, तो सबसे पहले कौन चलना चाहेगा? अगर हमने M1 पे इधर को फोर्स लगाया तो सबसे पहले यही चलना चाहेगा ना। अब जैसे ही ये चलना चाहेगा तुरंत क्या होगा, ये स्ट्रिंग खींचेगी है, ये स्ट्रिंग अभी तक तो रिलैक्स थी, लेकिन जैसे ये आगे बढ़ेगा ये स्ट्रिंग खींचेगी है, ये पुल होते ही क्या होगा, ये इसमें टेंशन आ जाएगा, तो टेंशन आते ही ये क्या होगा, इसमें पीछे को टेंशन टी लगेगा। और स्ट्रिंग में अगर टेंशन आया है तो हर पॉइंट पे टेंशन आएगा ना, तो वो इधर वाले को आगे को पुल करेगा, तो फिर ये भी चलने लगेगा। और हमेशा क्या होंगे, दोनों साथ साथ ही चलेंगे ना, नहीं तो स्ट्रिंग टूट जाएगी ना। तो अगर ये आगे को ए एक्सलेशन से जाएगा तो ये भी आगे को ए एक्सलेशन से जाएगा। M1 के लिए क्या इक्वेशन हो जाएगी, M1 पे लग रहा है आगे को F और पीछे को T, और वो जा रहा है आगे को A एक्सलेशन। तो नेट फोर्स हमने लिखा बराबर M इंटू ए। फिर M2 के लिए लिखेंगे आगे को फोर्स है T और मास इंटू एक्सलेशन, दोनों ऐड कर देंगे तो F बराबर M1 प्लस M2 इंटू ए। तो इससे हमारा ए आ जाएगा। फिर ए की वैल्यू कोई एक इक्वेशन में लिख दो, मान लो यहाँ पे लिख देते हैं, तो इससे हमें टी आ जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों? ये नोट करो, फिर अगला प्रॉब्लम करते हैं। सेम टाइप ही है जैसे अभी टू ब्लॉक क्वेश्चन कर रहे थे, बस वहां पे नॉर्मल लगता था, यहाँ बीच में टेंशन लगेगा। और अगर हम दोनों को एक साथ सिस्टम ले लें, एक साथ सिस्टम ले लेंगे तो डायरेक्ट एक्सीलरेशन लिख सकते हैं ना। अगर हम दोनों को एक साथ सिस्टम ले लेंगे, अगर हमने पूरे को सिस्टम पकड़ लिया तो इस पे आगे को एफ फोर्स लग रहा है, और जो ये टेंशन है वो इंटरनल फोर्स है ना, सिस्टम के अंदर के फोर्स को नहीं लेते हैं जब हम एफ इक्वल टू एम ए लगाते हैं। तो एफ बराबर टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन, तो ऐसे हम डायरेक्ट ए निकाल सकते हैं। फिर ए आ जाएगा तो कोई एक की इक्वेशन लिख दो, या तो M2 की या M1 की, और टी निकाल लो। टी निकालने के लिए तो इक्वेशन लिखनी ही पड़ेगी, ए निकालने के लिए बिना इक्वेशन लिखे भी काम हो जाएगा। आगे चलें, हो गया ये। जल्दी लिखो अंकित।
ठीक है बच्चों, तो सबने कर लिया होगा। हाँ, एक्सेलरेशन 3 आ रहा है और टेंशन 60 आ रहा है। तो हम लोग इसमें क्या क्या कर लेंगे, यहाँ पे देखो ये पूरा सिस्टम किधर को चलेगा, इधर वाला फोर्स ज्यादा है, इधर वाला फोर्स कम है ना, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम राइट में जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ए है, स्ट्रिंग में टेंशन टी है। टेंशन हमेशा दोनों एंड पे ऐसे अंदर को बनाते हैं ना, कभी भी स्ट्रिंग दी हुई है कहीं पे भी तो दोनों एंड पे अंदर को ना, ये टेंशन यहाँ पे लग रहा होगा, ये वाला टेंशन यहाँ पे लग रहा होगा। तो 5 kg वाले के लिए क्या हमारा इक्वेशन हो जाएगा, आगे को 75 न्यूटन और पीछे को टी, 75 माइनस टी इक्वल टू 5 इंटू ए। और 10 kg वाले के लिए क्या इक्वेशन होगा, ये जा रहा है इधर राइट को ना, तो इसमें टी बड़ा होगा या 30 न्यूटन बड़ा होगा। 10 kg वाला अगर राइट में जा रहा है तो वहां पर टी बड़ा होगा, तो हम टी माइनस 30 इक्वल टू 10 इंटू ए, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 45 इक्वल टू 15 ए। तो ए इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा ना। ए डायरेक्ट भी आप निकाल सकते थे दोनों को सिस्टम लेकर के, और ए आ जाएगा तो कोई भी एक इक्वेशन में लिख दो तो टी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, एकदम आसान है ये सब। तो अभी हमने 2 ब्लॉक का किया, ऐसे 3 ब्लॉक का भी आ सकता है, एक वो भी करा देता हूँ। कोई सा कर लो फिर, बहुत ज्यादा कोई में टाइम नहीं लगना है ना, सब में छोटा ही है सब। अगर टाइम लगता है तो आप सोचते हैं कि कौन सा मेथड करें। केवल ए निकालना है तो दोनों का एक साथ देके कर दो। अगर केवल ए निकालना है, टी निकालना है तो फिर अलग अलग लिखो। वन और टू के बीच में मान लो जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन T1 है, यहाँ पे T2 है ना। तो हमें बताना है फाइंड पार्ट 1 एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, पार्ट 2 T1, पार्ट 3 T2। सॉल्व करो। इसमें इसमें कर दी। हाँ, एक्सेलरेशन 6 आ जाएगा। इस बार मैं पहले ए निकाल दूंगा
फिर T1 T2 के लिए जिधर जो टेंशन चाहिए उस हिसाब से इक्वेशन लिख के कर देंगे। ना एक्सेलरेशन अगर हमें निकालना है तो अगर हम पूरे को ये सिस्टम पकड़ लें, तीनों को सिस्टम पकड़ लें, तो इधर को आगे को 48 पीछे को 12, तो नेट फोर्स 48 माइनस 12 इक्वल टू m इंटू ए। m कितना है? टोटल मास कितना है? 1 प्लस 2 प्लस 3, टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ए की वैल्यू यहां से आ जा रही है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना, ए आ गया। अब अगर हमें T1 चाहिए तो हम यहाँ की इक्वेशन लिख देते हैं 1 kg की ना। 1 kg पे T1 ऐसे लग रहा होगा और 2 पे ऐसे लग रहा होगा, यहाँ पे T2 ऐसे लग रहा होगा और इधर को T2 ऐसे लग रहा होगा। तो अगर हम 1 kg की इक्वेशन लिखें तो उससे क्या आएगा? 1 kg वाले पर इधर को 48 न्यूटन लग रहा है और पीछे को T1 लग रहा है, और ये जा रहा है आगे को a एक्सेलरेशन से। तो हम क्या लिखेंगे? 48 माइनस T1 इक्वल टू m इंटू ए। तो इससे T1 की वैल्यू आ जाएगी 42। फिर हम लोग अब 2 kg या 3 kg का लिख सकते हैं, तो 3 का लिख रहा हूं मैं। 3 पे अगर देखूंगा तो इधर को लग रहा है T2 और पीछे को लग रहा है F2। F2 कितना है? 12 न्यूटन ना, और ये इधर को जा रहा है a एक्सेलरेशन से। तो 3 kg की क्या इक्वेशन हो जाएगी? T2 माइनस 12 इक्वल टू 3 इंटू ए। तो T2 इससे आ जाएगा 18 प्लस 12 30 न्यूटन। समझ आ रहा है बच्चों क्या किया मैंने? नोट कर लो इसको। वेरी बैड। वैष्णवी T1 T2 नहीं समझा क्या? भंसाली इसमें देख क्या हुआ है भाई, तीनों को एक सिस्टम पकड़ लिया, इधर को 48 न्यूटन लग रहा है, पीछे को 12। तो ये पूरे सिस्टम के लिए नेट फोर्स कितना आएगा? 48 माइनस 12 आएगा ना। तो नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। अब बाकी कैलकुलेशन है, अगर कैलकुलेशन नहीं जम रहा है तो ग्रेविटी चला जाए एक बार। क्रिस, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है? हाँ, क्रिस को पता है ग्रेविटी जाके क्या होगा। पंकज सर सही से वो कैलकुलेट कर करके कैलकुलेटर में बता देंगे 48 माइनस 12 कितना कितना होगा। एक मिनट बच्चों, समझ पूछ रहा है वाइल कैलकुलेटिंग T1 T2 आपने नेट फोर्स क्यों नहीं पकड़ा? देखो बच्चों, देखो समर्थ, अगर मैं केवल 1 kg को सिस्टम पकड़ूंगा, अगर मैं 1 kg को सिस्टम पकड़ूंगा तो T1 जो होगा स्ट्रिंग का फोर्स, वो बाहर का फोर्स होगा या अंदर का फोर्स होगा?
समर्थ जल्दी बोल। 1 kg को जब मैं सिस्टम पकड़ूंगा तो 1 रहा है। 1 पे क्या मैं ये वाला T1 लगा दूं, ये वाला T2 लगा दूं, ये 12 लगा दूं? 1 पे कौन सा फोर्स लगाऊंगा? 1 पे जो फोर्स लग रहा है वही लगाऊंगा ना। अबे श्रेयस, फोन आ गया क्या तुमको? ये लो, ये यहाँ मैं ब्लॉक का एक्सीलरेशन निकाल रहा हूँ और इनका सारा दिमाग ये कि खर्चा कितना आएगा ऑपरेशन में। तो क्या होगा फिर श्रेयस? फिर यही बोलना पड़ेगा, फोन आ गया, फिर से समझा दो। ध्यान नहीं रहेगा एक्सीलरेशन पे, सारा ध्यान खर्चे पे रहेगा, तो क्या होगा? तो ये बच्चों सबको समझा ना कि 1 kg वाले पे इधर को 48 न्यूटन लग रहा है, इधर को T1 लग रहा है। तो इन दोनों का जो जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको लेकर के नेट फोर्स लिखोगे ना। तो ये हमने नेट फोर्स लिखा है, इधर को 48, इधर को T1। तो नेट फोर्स बराबर M into A लगाया है ना। सेम वे में सेकंड के लिए 3 kg पे जब देखेंगे तो उसके लिए ये दोनों एक फोर्स लग रहे हैं उस पे, और ये जा रहा है इधर को, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो नेट निकाला बराबर M into A। वैष्णवी, तुझे भी समझ आ गया ना? किसी को कोई डाउट है तो जल्दी पूछ लो, नहीं तो फिर मुझे आगे बढ़ने दो। बच्चों डाउट पूछ लो अगर किसी को कुछ भी डाउट है। और बाद में पता चलेगा कि ये श्रेयस का चश्मा भी नहीं है, ये ऐसे ही टाइम पास कर रहा है। श्रेयस, स्पेक्स लगाता है तू? एक बार अपना वीडियो दिखा। ये श्रेष्ठ, ये सब ये सिंधे से पूछो, ये सब आंसर यही करेगा। सिंधे, आज तो तेरा अपना वीडियो दिखाना बनता है भाई। आज से तू महान लोगों की कैटेगरी में आ गया है। तो एक बार वीडियो ऑन कर अपना। अरे भंसाली, तू आने वाला है ना आज डाउट के लिए, तो क्यों टेंशन ले रहा है? इधर जो पढ़ा रहा हूँ उनमें कोई डाउट है तो पूछ ले, पुराना डाउट आएगा ग्रेविटी तो वहां पूछ लेना। अब ये चश्मा ढूंढ रहा होगा कि चश्मा लगा के तब वीडियो ऑन करता हूँ। जल्दी कर, सिंधे कहाँ गया? सिंधे बेटा जल्दी करो। अब देखो ये सिंधे बोल भी रहा है कि मेरे को चश्मा नहीं है, और तो भी ये बातें पूछ रहा है। अरे यार सिंधे, जब चश्मा नहीं है तो क्यों परेशान है तू? ये फ्यूचर का सोच रहा है कि जब मैं 40 साल का हो जाऊंगा, जब मुझे चश्मा लग जाएगा, फिर मैं हटाने के लिए कितने पैसे खर्च करूंगा। हे साईं बाबा, ये अपने भक्त को थोड़ा ज्ञान दीजिए। ये ऐसी बहकी बहकी बातें ना करे, शिरडी में रहने का कुछ इफेक्ट आए इस पे। चलो अब आगे चलते हैं बच्चों। अबे आयुष, मैंने थोड़ी बेइज्जती की, ये तो श्रेयस खुद ही कराता है। और फेस भी नहीं दिखा रहा है एक तो श्रेयस, ये तो गलत बात है यार।
ऑफलाइन में तो देखना ही रहेगा, लेकिन आज तो बनता था। अब बच्चों हम लोग आगे चल रहे हैं, तो इंक्लाइन प्लेन वाला भी क्वेश्चन अब यहाँ आने वाला है, तो एक बार इंक्लाइन प्लेन हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये ध्रुव ध्रुव मुझे मोटिवेट कर रहा है, इसके अगेंस्ट कुछ एक्शन लिया जाए। मेरी आज्ञा का उल्लंघन न करो भाई, ऐसे नहीं चलेगा। देखो बच्चों, हमने ये देख लिया है कि अगर हमने कोई ब्लॉक लिया, एम मास का और इंक्लाइन प्लेन पे रखा, और ये स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, नहीं नहीं जाने दो यार, अभी पहले 500 तो वसूल करने दो। तुम लोग ऐसे करवाओगे तो ये भाग ही जाएगा, फिर कुछ भी फाइन नहीं देने वाला। देखो बच्चों, पहले 500 वसूल कर लेंगे, फिर और लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, इसका वेट नीचे को एक्ट कर रहा होगा ना। तो यहाँ पे जैसे पूछा जाए कि अगर एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर एक ब्लॉक रख दिया गया और ये फिक्स्ड है ना, ये नहीं चल रहा है, तो ब्लॉक को रखोगे तो क्या होगा, ये स्लिप करके नीचे आ रहा होगा ना। तो हमें बताना है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक और नॉर्मल फोर्स फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन। बच्चों अब पढ़ाई पे फोकस करो, श्रेयस पे नहीं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, जब हम इस ब्लॉक को रखेंगे तो वो इंक्लाइन प्लेन अगर स्मूथ है तो इस पे स्लिप करके नीचे आएगा ना। तो कितने एक्सेलरेशन से नीचे को आएगा, एक तो हमें ये निकालना है, और यहाँ पे इस नॉर्मल फोर्स इस ब्लॉक पे कितना लगेगा वो निकालना है। तो हाँ सही है तेजस ना। तो हमें पता है देखो कि यहाँ पर आप अगर ऐसे एंगल निकालो, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, तो ये एंगल हमेशा थीटा आएगा ना। ये थीटा आप कैसे निकाल सकते हो, थीटा बता दूं एक बार अभी, कोई है ऐसा जिसको चाहिए थीटा बताऊं अभी, जल्दी बता दो बच्चों। नहीं है कोई भी ऐसा, ठीक है। तो mg का एक इधर कंपोनेंट लग रहा होगा ना, एक इधर कंपोनेंट लग रहा होगा mg cos थीटा, और एक इधर को लग रहा होगा mg sin थीटा। अब ये स्मूथ सरफेस है तो यहाँ पे फ्रिक्शन तो लग नहीं सकता, बस नॉर्मल फोर्स लग सकता है, तो ऊपर को एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो अब ये वाला फोर्स तो बैलेंस होगा, ये ऐसा तो है नहीं कि ये तोड़ के अंदर चला जाएगा। जब इंक्लाइन प्लेन पे रखोगे तो ऐसा नहीं है कि उड़ जाएगा ना, ये यहाँ पे ऐसे स्लिप करके जा रहा है, मतलब ये इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस है, और इधर को फोर्स जो है नेट वो उसको एक्सेलरेट करा रहा है। समझो बच्चों, नहीं यहाँ पे जो इधर को फोर्स है वो एक्सेलरेट करा रहा है। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा ना, एक्सेलरेशन के लिए हम मान लेते हैं इधर को एक्स एक्सिस है, इधर को वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में फोर्स कितना लग रहा है, mg sin थीटा, वो बराबर m इंटू ए, तो ए इक्वल टू आ जाएगा g sin थीटा ना। स्मूथ सरफेस पे जब भी हम कोई ब्लॉक को रखते हैं तो वो g sin थीटा एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करता है ना, और वाई डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, फोर्स देखोगे तो कितना आएगा,
ऊपर को जो n है जब वो mg cos थीटा से बैलेंस होगा तभी ऐसा हो सकता है कि ना तो ये ऊपर जा रहा है ना नीचे को जा रहा है, इधर को जा रहा है x में। तो आप बोल सकते हो कि n बराबर है mg cos थीटा के। y एक्सिस में आप बोल सकते हो कि n बराबर है mg cos थीटा। तो इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल कितना रहता है mg cos थीटा और एक्सेलरेशन कितना रहता है g sin थीटा। नहीं ये सब कॉमन है, फ्रीक्वेंटली यूज होंगे तो नॉर्मल की वैल्यू याद रखनी है। इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल की वैल्यू कितनी आएगी mg cos थीटा। नोट कर लो जल्दी इसको। श्रेयस तुझे समझ आया ना? वेरी गुड, फोन नहीं आया था इस बार। ऑफलाइन क्लास 12:30 से 4:30 चलेगा, 12:30 से 4:30, या देखेंगे 12 to 4 भी करने का कर सकते हैं। तू फेस ही नहीं दिखा रहा है यार श्रेयस, तो क्या करें फिर, मजे ही लेने पड़ेंगे। तू आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। हो गया यहाँ तक नोट? सुबह 8 से 10 केमिस्ट्री की क्लास होगी ना उधर, सुबह 8 से 10 केमिस्ट्री, फिर 2 घंटे ब्रेक रहेगा। आना, क्योंकि खाना पीना खा के आना भी रहेगा ना वहां तक। कोई लोग दूर से भी आएंगे तो 12 या 12:30 से फिर 2-2 घंटे के 2 ऑफलाइन क्लास। शाम का आपका फ्री रहेगा और वीक में 2 दिन फ्री रहेगा। हाँ वो 10 मिनट का ब्रेक रहेगा, 2 क्लास के बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक रहेगा। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं पुली प्रॉब्लम। तो देखो बच्चों, यहाँ पे पुली क्या होता है? पुली आपने देखा होगा गांव एरिया में कुएं से पानी निकालने के लिए अक्सर यूज होता है ये ना। ऐसा डिस्क टाइप रहता है, उसमें ऐसे स्ट्रिंग होती है ना, ऐसा कुछ रहेगा, बीच में फिक्स होता है ना, रोटेट कर सकता है। यहाँ पे हिंज है, हिंज का मतलब होगा, ये हिंज है ना, हिंज का मतलब होता है कि वो उस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो सकता है, मूव नहीं कर सकता। नहीं अंकित, अभी मखमलाबाद को अंडर एस्टिमेट मत करो, पाकिस्तानी एरिया में भी अभी डेवलपमेंट हो रहा है। तो देखो बच्चों क्या है, जो ये हम पुली लेंगे, हाँ उधर इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहा है, तो मखमलाबाद एरिया का भी
देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, ये जो पुली होगी ये क्या होगी, कोई डिस्क होगी ना, कोई डिस्क होगी। अरे हाँ, मैं कहाँ लोन दूंगा यार, तुम लोग कुछ भी बातें करते हो। अब देखो इधर, ये डिस्क जो है, अभी हम लोग इस चैप्टर में स्मूथ लेके चलेंगे। पुली जो होगी वो, पुली मतलब डिस्क है। और अभी इस चैप्टर में हम लोग इसको स्मूथ लेके चलेंगे। आगे रोटेशनल चैप्टर आएगा, वहां पर हम इसमें फ्रिक्शन भी लाएंगे ना। अभी इस चैप्टर में हम लोग को इसको स्मूथ लेना है। अब देखो, अगर पुली स्मूथ होगी, अगर पुली स्मूथ होगी तो पुली के दोनों साइड में जो टेंशन होगा ना, अगर पुली स्मूथ है तो उस केस में दोनों साइड में टेंशन सेम आता है। और अगर वो रफ है मतलब फ्रिक्शन है, तो दोनों साइड का टेंशन, पुली में जो स्ट्रिंग है उसका टेंशन सेम नहीं आता है। तो ये वाला पार्ट आप लोग को रोटेशन में समझाऊंगा ना। अभी आपको याद क्या रखना है कि अगर पुली हमने जो ली हुई है वो स्मूथ है, तो दोनों साइड में जो स्ट्रिंग ऐसे जाएगी इसमें, उस स्ट्रिंग के दोनों साइड में इधर का और इधर का टेंशन सेम होगा। समझ आ रहा है बच्चों? ये आपको अभी याद रखना है ना। और अगर ये पुली रफ होगी, ये आगे के चैप्टर में आएगा तो वहां टेंशन फिर अलग अलग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि पुली का मास भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। पुली मासलेस भी हो सकती है। मासलेस मतलब समझ ही रहो, लाइट एकदम, या फिर मास वाली भी हो सकती है। अगर कोई भी बॉडी मासलेस होगी, अगर कोई भी बॉडी मासलेस होगी तो उस पर नेट फोर्स हमेशा कितना आएगा, m × a। अगर उसका m 0 है तो नेट फोर्स हमेशा कितना आएगा, 0। तो एक मासलेस पुली पर नेट फोर्स हमेशा 0 करेंगे ना। और अगर वो मास वाली है तो वहां पे नेट फोर्स 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। अगर वो रेस्ट पर है तो 0 होगा, रेस्ट पे नहीं है, एक्सेलरेट कर रहा है तो नॉन 0 होगा। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो 0 होगा। मास वाली बॉडी पे नेट फोर्स 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन मासलेस बॉडी पर हमेशा नेट फोर्स 0 होता है। ठीक है बच्चों, यहां तक सबको क्लियर है? तो अभी देखो इस चैप्टर में मेनली हम लोग क्या करेंगे, स्मूथ पुली लेंगे और मासलेस रहेगी। स्मूथ एंड मासलेस पुली लेंगे। स्मूथ होने की वजह से दोनों साइड का टेंशन सेम कर देंगे, मासलेस होने की वजह से हमेशा उस पर नेट फोर्स 0 रखेंगे। ठीक है बच्चों? सिंधे HC वर्मा का कोई सा भी एडिशन ले लो, सब में सब कुछ सेम है। बस कवर चेंज होता है ऊपर का और रेट बढ़ता है, तो जितना पुराना एडिशन मिले उतना अच्छा है। और CD में तो वैसे भी पुराने एडिशन ही मिल रहे होंगे, नई बुक तो पहुंची नहीं होगी अभी तक। तो अब देखो ये नेक्स्ट, कल को मैंने अगर शिरडी में सेंटर खोला तो सिंधे ही सबसे ज्यादा मजे लेगा कि गांव में क्यों खोला सेंटर। मैं तो बोल रहा था कि गांव है, आप ही बोलते थे। देखो अब ये सपोज हमारे पास एक पुली है और उससे हमने स्ट्रिंग के थ्रू इधर हमने एक M1 वाला मास लगा दिया, एक M2 वाला। पुली स्मूथ एंड मासलेस है ना, पुली जो है हमारी स्मूथ एंड मासलेस।
जब तक मासलेस बॉडी चल रही है बातें, तब तक क्रिस एकदम नहीं बोल रहा है, शांत है कि उस पर ध्यान न जाए किसी का। देखो क्रिस ने एक बार भी कुछ भी रिप्लाई नहीं किया है कि मासलेस चीजें चल रही हैं, शांत बैठो अभी। तो नेक्स्ट देखो अब क्या है, क्रिस सब समझ आ रहा है ना, तुम बोल सकते हो, हम लोग तुमसे कुछ भी नहीं बोलने वाले। तो अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, आज आज श्रेयस की बारी, आज क्रिस पे कोई नहीं डिस्कस कर रहा कुछ भी। तो अब देखो यहाँ पर हमने जब अगर हमने कोई ऐसे दो ब्लॉक को स्ट्रिंग से कनेक्ट करके पुली पे ऐसे पुली से पास करा दें, और इसको अगर हम अब छोड़ेंगे तो क्या होगा, अगर मान लेते हैं m1 इज ग्रेटर देन m2, तो क्या होगा बच्चों यहाँ पर, हाँ m2 ऊपर जाएगा और m1 नीचे जाएगा ना, यहाँ पर ये नीचे को जाएगा। मान लो ये a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो ये क्या होगा, अगर ये नीचे को a एक्सेलरेशन से जाएगा तो m2 क्या होगा, ऊपर को a एक्सेलरेशन से जाएगा। तो हमें अब इस a की वैल्यू निकालनी है ना। अब a की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हाँ तेजस, हाँ a की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तेजस ऐसे बोल देगा यार तो बच्चे नर्वस हो जाते हैं। देखो क्रिस की आंखें घूम गई, आंखें चुंधिया गई इसकी। तेजस थोड़ा पेशेंस रख भाई, बच्चे हिल जा रहे हैं। तो अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ये हमें अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अलग इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, इसके लिए अलग। क्या हम दोनों को एक सिस्टम मान सकते हैं एक साथ, क्या हम दोनों ब्लॉक को एक साथ एक सिस्टम मान के इक्वेशन लिख सकते हैं, नहीं ना। सिस्टम मानने के लिए दोनों ब्लॉक अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहे होंगे तभी आप ले सकते हो। पीछे देखो वो हर बार एक ही डायरेक्शन में चल रहे होते थे, तो इसलिए हम लोग ऐसा कर सकते थे। यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर पाएंगे ना कि दोनों को एक साथ एक सिस्टम ले लें और इक्वेशन लिख दें। समझ रहे हो बच्चों, बच्चों मेरी बात समझ आ रही है, यहाँ पे आपको इसकी अलग इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, इसकी अलग, और दोनों को ऐड करोगे। तो अब हम क्या क्या कर लेंगे, इस पे नीचे को m1g फोर्स लग रहा है, ऊपर को टेंशन T, मान लो टेंशन T है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, पूरी स्ट्रिंग में टेंशन T होगा ना, यहाँ पे भी टेंशन T होगा, नीचे को m2g लग रहा होगा। तो जब हम m1 के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो वो क्या होगा, m1 वाला नीचे को जा रहा है, तो इसका मतलब m1g बड़ा होगा या T बड़ा होगा, m1g वाला फोर्स बड़ा होगा ना, m1g माइनस टी इक्वल टू m1 इंटू ए। और जब सेकंड के लिए लिखेंगे, सेकंड में ऊपर को जा रहा है, तो टी बड़ा होगा या m2g बड़ा होगा, तो टी माइनस m2g इक्वल टू m2a। दोनों ऐड कर देंगे, दोनों ऐड करेंगे तो m1g माइनस m2g इक्वल टू
तो a इक्वल टू आ जाएगा ना, तो ये हमारा नेट एक्सेलरेशन आ जा रहा है। अब अगर हम a की वैल्यू इनमें से कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो ना, मान लो यहाँ डाल दो और इसको सॉल्व करोगे तो टेंशन आ जाएगा। टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 2m1m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू g। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों सभी को? अब एक सिंपल सा क्वेश्चन इसी टाइप का एक और कर लो, बस फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। ये जल्दी नोट करो, या नोट यार अब बाद में ही कर लेना, 5 मिनट बचा है, मुझे एक और क्वेश्चन करा लेने दो। बच्चों अभी सब सही दिख रहा है? यहाँ पे एक बरगद का पेड़ है बहुत बड़ा सा, पास में आसाराम बापू का आश्रम है उस वहां पर, तो वहां पे सही है, बरगद के पेड़ के नीचे लिया जा सकता है। तो देखो अब बच्चों यहाँ पर हमें ये स्मूथ सरफेस पे अगर मैं एक ब्लॉक ऐसे लगा रख दूं, तो अब हमें निकालना है कि ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा और ये इधर कितने एक्सेलरेशन से जाएगा। अब एक चीज ये बताओ, यहाँ पे ये कैपिटल एम अगर स्मॉल एम से बड़ा हुआ तो क्या ये इधर जाएगा या नहीं जाएगा? कैपिटल एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम, नहीं जाएगा। वेरी गुड, क्या बच्चे हैं। अबे तेजस तुम ही एक बेवकूफ लग रहे हो यहाँ पर, देख लो सब ने एक लाइन से नो बोला है, सब ने एक लाइन से नो बोला है। जाएगा, स्मूथ सरफेस है। तो देखो बच्चों यहाँ पर
ये स्मूथ सरफेस है, अगर ये यहाँ पे स्मूथ सरफेस है तो इसको आप हल्का सा छू भी दोगे ना तो ये इधर जाने लगेगा। समझो बच्चों, ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस पे कोई चीज रखी और आप इसको टच भी कर दोगे तो ये चलने लग जाएगा। तो यहाँ पे तो जब ये ब्लॉक को आपने ऐसे सस्पेंड किया तो स्ट्रिंग में टेंशन आएगा, टेंशन आएगा तो यहाँ पे भी टेंशन आएगा। तो इस टेंशन को कोई रोकने वाला है क्या? यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, कोई है रोकने वाला? नहीं है ना। तो इसका मतलब इसको चलना पड़ेगा, चाहे मैं यहाँ पर बहुत इनफाइनाइट मास का ब्लॉक रख दूं और यहाँ टेंडिंग टू जीरो मास रख दूं। यहाँ पे अगर मैं टेंडिंग टू जीरो मास रख दूं और यहाँ इनफाइनाइट मास रख दूं तो भी उसको चलना पड़ेगा, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है। हल्का सा भी टेंशन आएगा तो चलना ही पड़ेगा उसको। समझ लो बच्चों। तो अब देखो, अगर ये इधर को ए एक्सेलरेशन से जाएगा तो ये वाला ब्लॉक इधर को ए से जाएगा ना, जितना ये इधर चलेगा उतना ही ये भी इधर चलेगा ना। बच्चों लैग है क्या? अबे अंकित टाइम पास मत कर भाई, 2 मिनट बचे हैं, 2 मिनट भी खत्म हो गए हैं अब तो हमें अब इसका एक्सेलरेशन निकालना है और टेंशन निकालना है। चलो अब जाने देता हूं, तुम लोग अब ये होमवर्क में ही ट्राई कर लेना। होमवर्क देखो क्या दे पाऊंगा। एक मिनट रुको बच्चों। होमवर्क में बच्चों एक ये भी क्वेश्चन कर लेना है। होमवर्क में बच्चों एक ये भी क्वेश्चन है कि अगर मान लो 2 लोग हैं, तगड़े तगड़े 2 लोगों को खड़ा किया गया और उनको एक स्ट्रिंग दे दी गई है। दोनों स्ट्रिंग को खींच रहे हैं, ये स्ट्रिंग को एफ फोर्स से खींच रहा है, ये भी स्ट्रिंग को एफ फोर्स से खींच रहा है। तो हमें बताना है स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। हाँ, विनय और अमान को मान लो खड़ा कर दिया गया है और दोनों एफ फोर्स से खींच रहे हैं। तो हमें बताना है फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। ऑप्शन है पार्ट 1 0, पार्ट 2 2f, पार्ट 3 f, पार्ट 4 कुछ नहीं बोल सकते, कैन नॉट से। और ये गिवन है कि स्ट्रिंग मजबूत वाली है, टूटेगी नहीं, स्ट्रिंग नहीं टूटेगी, ये गिवन है। क्रिस को खड़ा करेंगे अगर यहाँ पर, यहाँ क्रिस को खड़ा करोगे तो यहाँ कोई को नहीं खड़ा करना पड़ेगा। क्रिस वर्सेस नो वन, क्रिस वर्सेस हवा लगाना पड़ेगा। होमवर्क नोट करते हैं। इन टेक्स्ट एक्सरसाइज अपना TWT का लास्ट टाइम डिस्कशन हो गया था ना। क्वेश्चन नंबर 2
इतना कर लो बच्चों भी। नहीं, ये इलुस्ट्रेशन दिया है, एक तो इंडेक्स एक्सरसाइज 2 और इलुस्ट्रेशन दिया है। एक्सरसाइज 1 से नेक्स्ट टाइम दे दूंगा ना, कल ही क्लास होगी ना फिर। ठीक है बच्चों, फिर क्लोज करते हैं। बाय बाय।